गरीब पकौड़े वाली। सुनीता अपने घर के बाहर पकौड़े का ठेला लगाती थी। पकौड़े ले लो, पकौड़े, ताजी सब्जियों के गर्मा गर्म पकौड़े, आलू प्याज पालक मूंग दाल के पकौड़े, 20 रुपए में 250 ग्राम पकौड़े। सुनीता बहुत गरीब थी, लेकिन उसके हाथों में कोई जादू था। उसके बनाए हुए पकौड़े बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होते थे। अरे वाह चाची, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। पकोड़े बहुत लजीज बने हैं। धन्यवाद भैया। 250 ग्राम पकोड़े पैक कर दो। अभी लो भैया। सुनीता के बनाए हुए पकौड़े खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। उसके ठेले पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। अरे भाई, ये पकोड़े वाली क्या लाजवाब पकोड़े बनाती है। जो भी एक बार चख लेता है वो बार बार इसके पकोड़े खाने आता है। अच्छा, ऐसी बात है। मैं भी खाकर देखता हूँ इसके पकोड़े। सुनीता के पति बीमार रहते थे। पहले वही पकौड़े का ठेला लगाते थे, लेकिन बीमारी के कारण वो काम नहीं कर पाते थे। आप आराम कीजिए, पकौड़े का ठेला लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, किशोर को भी अपने साथ रखना। किशोर उनका 14 साल का बेटा था। वो भी पकौड़े बनाने में माँ की मदद करता था। सारी कमाई आपके इलाज में खर्च हो जाती है, कुछ पैसे बच नहीं पाते हैं। मैं ही पनौती हूँ तुम सब के लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो जी, आप बस ठीक हो जाओ। एक दिन जब सुनीता ने पकौड़े का ठेला लगाया तो देखा कि उसके ठेले के सामने दूसरे पकौड़े वाले ने ठेला लगा लिया है। ये कहाँ से आ गया यहाँ? इससे तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। तभी वो पकौड़े वाला बोलता है। अरे नमस्कार बहन जी। वो पकौड़े वाला बहुत चालाक था। उसने सुनीता के ग्राहकों को अपने ठेले पर बुलाने के लिए सुनीता से सस्ते पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। सस्ते पकौड़े ले लो। आलू प्याज पालक पनीर के पकौड़े सिर्फ 10 रुपए में 250 ग्राम पकौड़े। सस्ते पकौड़े ले लो, गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। सस्ते पकौड़े सुनकर ग्राहक सुनीता के ठेले को छोड़कर दूसरे पकौड़े वाले के ठेले पर चले जाते हैं। अरे भाई, सस्ते पकौड़े दे दो। भाई, 250 ग्राम पकौड़े पैक कर दो। भाई, एक प्लेट प्याज के पकौड़े लगा दो। अपने ग्राहकों को दूसरे ठेले पर जाता देखकर सुनीता परेशान हो जाती है। वो ठेले वाला अब रोज सस्ते पकौड़े बेचा करता था, जिससे सुनीता की कुछ कमाई नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ग्राहक उस पकौड़े वाले के ठेले से ही पकौड़े लेने लगे और सुनीता के ठेले पर अब कोई नहीं आता था। किशोर, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। हमारे ठेले पर अब कोई नहीं आता है। हाँ माँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ग्राहकों को सस्ते पकौड़े खिलाने के चक्कर में पकौड़े वाले को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही थी। क्यों ना मैं इन्हें बासी और सड़ी हुई सब्जियों के पकौड़े बना के बेचूं। गर्मा गर्म होने के कारण ग्राहकों को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन पकौड़े वाले ने अपने ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू किया। गर्मा गर्म पकौड़े ले लो, ताजी सब्जियों के सस्ते पकौड़े ले लो। सस्ते पकौड़े ले लो, 10 रुपए के 100 ग्राम पकौड़े। पकौड़े वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग पकौड़े खरीद कर घर ले जाने लगे। तभी उस पकौड़े वाले के ठेले के सामने एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 3 लड़के बाहर आए। अरे भाई, 3 प्लेट पालक के पकौड़े लगा दे। अभी लाया मालिक। वो लड़के वहीं पकौड़े के साथ शराब पीने लगे, जिसे देखकर सुनीता उन लड़कों से बोली, भाई साहब, यहाँ शराब मत पीजिए। मैं एक महिला हूं और यहाँ पकौड़े का ठेला लगाती हूँ। शराब की बदबू के कारण कोई ग्राहक इधर नहीं आएगा। ये सुनकर उन तीनों में से एक लड़का कहता है। तो हम क्या करें? तेरे ठेले पर तो वैसे भी कोई नहीं है। हम तो इसके ठेले पर खड़े हैं। तुझे बहुत दिक्कत है, तू अपना ठेला यहाँ से हटा ले। इतना कहकर तीनों लड़के हंसने लगते हैं और वो पकौड़े वाला भी हंसने लगता है। वो पकौड़े वाला भी कहता है। साहब, इसके ठेले पर तो कोई ग्राहक नहीं आता। और सब हंसने लगते हैं। माँ, इनसे कुछ मत कहो, ये शराबी लोग हैं। हाँ बेटा,
इनसे कुछ बोलना ही बेकार है। वो तीनों शराबी लड़के रोज उस पकौड़े वाले के ठेले पर आते थे और वहां उससे पकौड़े खरीद कर और वहीं पर शराब पीते और पकौड़े खाते थे और सुनीता का मजाक उड़ाते थे। उन शराबी लड़कों को देखकर सुनीता के ठेले पर जो दो चार लोग आते थे, उन्होंने भी वहां आना बंद कर दिया। एक दिन गली में एक पुलिस वाला आया और उसने सुनीता और पकौड़े वाले से कहा, तुम दोनों यहाँ कब से ठेला लगा रहे हो? साहब मेरा तो यहाँ घर है, घर के सामने ही ठेला लगाती हूँ। साहब, मैं तो 4 महीने से ठेका लगा रहा हूँ। तुम लोगों को यहाँ ठेला लगाने की परमिशन किसने दी? पकौड़े वाला बहुत चालाक था, वो समझ गया। मैं समझ गया। साहब, परमिशन तो किसी ने नहीं दी, लेकिन आप है ना, जब आप हमारे साथ हैं तो हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है? चल, एक प्लेट पकोड़े लगा। साहब, आप तो बस गरमा गरम पकोड़े खाओ, और आपको तो पैसे भी देने की कोई जरूरत नहीं है। सुनीता की कोई कमाई ना होने के कारण वो उस पुलिस वाले को फ्री में पकौड़े नहीं खिला पाती थी। वो पुलिस वाला किसी न किसी बात को लेकर सुनीता को परेशान करता रहता था। ए, ये ठेला हटा ले यहां से, वरना मैंने हटाया ना तो बहुत भारी पड़ेगा। जी जी मालिक, हटा लूंगी। पति की बीमारी से पहले से ही परेशान सुनीता अब उस पकौड़े वाले और पुलिस वाले और उन शराबी लड़कों से बहुत परेशान रहने लगी थी। इधर पकौड़े वाले के ठेले पर रोज आने वाले ग्राहकों ने उसके पकौड़ों की शिकायत करनी शुरू कर दी। भाई, कल तुम्हारे पकोड़ों का स्वाद कुछ अच्छा नहीं था। अरे भैया, उसमें आमचूर मसाला और नींबू मिलाया था टेस्ट के लिए। अब आज के पकोड़े खा कर तो देखो, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। इस तरह बातें बनाकर पकौड़े वाले ने उस ग्राहक को और पकौड़े बेच दिए। वो ग्राहक पकौड़े लेकर चला गया, लेकिन तभी दूसरा ग्राहक आया और कहने लगा, अरे, तुम्हारे पकोड़े खाकर तो मैं बीमार हो गया, पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तुम्हारे सस्ते पकोड़े तो बहुत महंगे पड़ गए, दवाई का खर्चा भी हो गया, इलाज के पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। अरे भैया, तुम्हारे पकोड़े खाकर मेरा बेटा बीमार हो गया, उसे दस्त लग रहे हैं, वो अस्पताल में भर्ती है। और धीरे धीरे पकौड़े वाले के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। सबने गुस्से में उसके पकौड़े के ठेले को उलट दिया और सारा सामान बर्बाद करने लगे। ये देखकर सुनीता को बुरा लगा। सुनीता उस पकौड़े वाले के ठेले पर जाती है और ग्राहकों से कहती है, आप लोग इसे माफ कर दें और एक और मौका दें, ये अब कभी खराब पकौड़े नहीं बेचेगा। सुनीता फिर कहती है, रुक जाइए आप लोग, इसकी चीजों का नुकसान करके आपको क्या मिलेगा? और इसने जो हमारा नुकसान किया है उसका क्या? हम बीमार पड़ गए, इलाज का खर्चा कौन देगा? आप लोगों को तो सस्ते पकौड़े खाने थे ना। ये सुनकर सभी ग्राहक शांत हो जाते हैं। आप लोग इसे एक मौका और दीजिए और इसे माफ कर दीजिए। सुनीता की बात सुनकर सभी ग्राहक अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनीता और उसका बेटा किशोर उस पकौड़े वाले के ठेले को उठाते हैं और उसके बिखरे हुए सामान को उठाकर ठेले पर रख देते हैं। सुनीता की दरियादिली देखकर पकौड़े वाला अपनी गलती पर बहुत पछताता है और सुनीता से माफी मांगने लगता है। बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं कितना गलत था। कोई बात नहीं भाई साहब, गलती तो इंसान से ही होती है। बहन, अब हम अलग अलग ठेला नहीं लगाएंगे, अब हम दोनों एक साथ मिलकर ठेला लगाएंगे और हम ताजी और फ्रेश सब्जियों के पकौड़े बनाएंगे। ठीक है भाई साहब। उस दिन के बाद से सुनीता और पकौड़े वाले ने मिलकर पकौड़े का ठेला लगाना शुरू किया और फ्रेश और ताजी सब्जियों के पकौड़े बेचने लगे। अब उनकी दुकान पर पहले की तरह ग्राहक आने लगे थे और दोनों जो कमाते आपस में आधा आधा बांट लेते थे। कुछ दिनों के बाद वो तीनों लड़के पकौड़े वाले के ठेले पर आए और पकौड़े लाने उनके ठेले पर गए। एक लड़के ने सुनीता के बेटे किशोर से कहा, ए लड़के, पकौड़े लगा 3 प्लेट। वे तीनों वहां शराब पीने ही वाले थे कि तभी पकौड़े वाला वहां आया और उनसे बोला, साहब, आप कहीं और जाकर शराब पीजिए,
यहाँ शराब पीना मना है और आपको पकोड़े भी नहीं मिलेंगे। हमसे जबान लड़ाता है? तुझे पता है हम कौन है? तभी वहां खड़े दूसरे ग्राहकों ने उन तीनों लड़कों को पीट पीट कर वहां से भगा दिया और उस घूसखोर पुलिस वाले को भी अब फ्री में पकौड़े मिलने बंद हो गए थे। सुनीता के बेटे ने पकौड़ों की होम डिलीवरी भी शुरू कर दी थी। बेटा देख, 2 किलो पालक के पकौड़ों का ऑर्डर आया है, जा डिलीवरी करा। जी माँ, अभी जाता हूँ। सुनीता और पकौड़े वाला ग्राहकों से फोन पर ऑर्डर लेते और किशोर उनके घर तक पकौड़े डिलीवर कर देता था। उनके पकौड़ों की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। वाह भाई, इनके पकोड़े तो पहले से भी ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। हाँ भाई, मजा आ गया। मैं तो 1 किलो पकोड़े अपने बीवी बच्चों के लिए पैक करवा के घर ले जा रहा हूँ। दोनों का पकौड़ों का बिजनेस अच्छा चलने लगा था। दोनों ने मिलकर पकौड़ों की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी, जिसमें पकौड़ों की कई वैरायटी मिलती थी। रीता कई सालों से सब्जी बेचने का काम कर रही थी, लेकिन इस काम से उसका और उसकी 7 साल की बेटी पिंकी का गुजारा नहीं हो पा रहा था। सुनीता के पति किशोर की मौत 4 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई। ससुराल वालों ने तो किशोर की मौत के साथ ही उससे मुंह मोड़ लिया था और अब मायके वाले भी साथ छोड़ रहे थे। भैया भाभी, आप लोग शहर क्यों जा रहे हो? क्यों ना जाएं हम शहर? यहाँ गांव की जिंदगी में रखा क्या है सिवाय जिम्मेदारियों के? सुनीता समझ गई थी कि उसकी भाभी का इशारा उसकी तरफ ही था। दरअसल उसका भाई सुरेश और भाभी कामिनी उसके घर से थोड़ी ही दूर रहते थे। सुरेश एक ढाबा चलाता था जो काफी अच्छा चल रहा था, इसलिए वो कभी कभी सुनीता की कुछ मदद कर दिया करता था। लेकिन ये बात उसकी पत्नी कामिनी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कामिनी के जोर देने पर ही अब सुरेश गांव छोड़कर शहर जा रहा था। अब अपनी भाभी को गलत मत समझना सुनीता, इसका मतलब इस घर से था। दरअसल ये घर अब काफी पुराना हो गया है। इसका रख रखाव मुश्किल भी है और खर्चीला भी। और फिर बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना है ना। शहर में रहेंगे तो बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। लेकिन तू फिक्र मत करना, मैं गांव छोड़कर जा रहा हूं, तुझे और पिंकी को नहीं। मैं तुम लोगों से मिलने आता रहूंगा। सुरेश की बात सुनकर कामिनी को गुस्सा आ जाता है। वो एक बार फिर सुनीता को सुनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, सबका ठेका तो तुम्ही ने लेकर रखा है ना। इतना कहकर कामिनी वहां से चली जाती है। सुनीता अपनी आंखों को पोंछते हुए सुरेश से कहती है, कोई बात नहीं भैया, आप हमारी फिक्र मत करना। भाभी और बच्चों का ख्याल रखना और खूब तरक्की करना। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है। सुरेश सुनीता की मदद करना चाहता था, लेकिन इसकी वजह से वो अपने घर में कलेश भी नहीं चाहता था। उसने कई बार कामिनी को समझाकर देख लिया था, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं थी। उसने जाने से पहले कुछ पैसे सुनीता के हाथों में रख दिए। नहीं भैया, रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। सुरेश सुनीता को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन तभी वहां कामिनी एक पुराना संदूक लेकर आ जाती है। ले लो, बस ये आखिरी बारी है। इसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि शहर में बहुत खर्चे होंगे हमारे भी। और सुनो, जाते हुए ये माँ जी का पुराना संदूक और ये कुछ कपड़े भी लेती जाना, कब से ऐसे ही पड़े हैं। अब ये सब मैं शहर लेकर तो जाऊंगी नहीं, तो तुम ही ले जाना ये सब। कामिनी उस संदूक को और पुराने कपड़ों को जमीन पर डाल देती है, मानो किसी नौकर को दे रही हो। लेकिन फिर भी सुनीता इस बात का बुरा नहीं मानती। वो फौरन जाकर अपनी माँ के कपड़ों को उठा लेती है और रोते हुए कहती है, हाँ भाभी, ये सब मेरे बहुत काम के हैं। इन्हें छूकर ऐसा लगेगा जैसे माँ मेरे साथ है। सुनीता की बात सुनकर कामिनी हंसती हुई वहां से चली जाती है। फिर सुनीता वो सारा सामान और सुरेश के दिए हुए पैसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। तब उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है, माँ, ये नानी का संदूक है क्या? इसे खोलो ना, मुझे देखना है कि इसमें क्या है। हो सकता है मेरे लिए कोई खिलौना ही मिल जाए। सुनीता मुस्कुराकर पिंकी के सिर पर हाथ फेरती है और फिर दोनों मिलकर उस संदूक को खोलते हैं। उस संदूक के अंदर काफी कुछ था, लेकिन सब पर बहुत धूल चढ़ी हुई थी। सुनीता एक एक करके सारा सामान बाहर निकालकर उसे साफ करने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ अपनी माँ की पुरानी डायरी लगती है। अरे, ये ये तो माँ की डायरी है। मुझे याद है, इसमें तो
इसमें तो माँ ने सब कुछ लिखा था। नानी ने क्या लिखा था इसमें? माँ मुझे भी दिखाओ ना। बेटा, मेरे बाबा यानी तुम्हारे नाना जी का इस गांव में बहुत बड़ा ढाबा था। माँ और बाबा मिलकर उसे चलाते थे। अच्छा, और अब मामा जी उसे चलाते हैं? अब मेरा मतलब है चलाते थे। अब तो वो शहर जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारी नानी बहुत ही बढ़िया पाव भाजी बनाती थी। मुझे आज भी याद है, जब भी वो पाव भाजी बनाती थी, सारा गांव उसकी खुशबू से खींचा चला आता था। माँ अपनी पाव भाजी को नए नए तरीकों से बनाती थी और फिर सब कुछ अपनी इस डायरी में लिख कर रख लेती थी। अच्छा, तो माँ तुमने नानी से क्यों नहीं सीखा पाव भाजी बनाना? पिंकी की बात सुनकर सुनीता उदास हो जाती है। दरअसल सुनीता को बचपन में खाना बनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसकी माँ जब उसे मदद के लिए बुलाती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से गायब हो जाती। अरे ओ सुनीता, कब से बुला रही हूँ, आती क्यों नहीं? आ जरा, ये भाजी का मसाला पीस दे जरा, तब तक मैं पाव देख लेती हूँ। नहीं माँ, मुझे मुझे तो बाहर खेलने जाना है। मैं जा रही हूँ। हे भगवान, कैसी लड़की है। कितनी कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत काम सीख ले, लेकिन इसका तो मन ही नहीं लगता। चलो कोई बात नहीं, इस डायरी में सब कुछ लिखा तो है मैंने। जब बड़ी हो जाएगी तो खुद ब खुद सीख लेगी। क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो। अ हाँ, मैं अब बनाऊंगी बेटा, पाव भाजी बनाऊंगी मैं, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। पिंकी, तुम करोगी ना मेरी मदद? हाँ माँ, बिल्कुल करूंगी। सुनीता सबसे पहले अपनी माँ की डायरी खोलकर उसे खूब अच्छे से पढ़ती है और फिर सुरेश के दिए पैसों से पाव भाजी बनाने का सारा सामान खरीद कर लाती है। वो डायरी से पढ़कर ठीक उसी तरह सब कुछ बनाती है जैसे उसकी माँ बनाया करती थी। उसने कुछ बाजार से बना बनाया नहीं खरीदा, बल्कि सारे मसालों को सुखाकर खुद अपने हाथों से पीस कर तैयार किया। पाव भी खुद बनाए और सब्जियां भी बिल्कुल ताजी इस्तेमाल की। फिर शाम को उसने अपने ठेले पर सब्जियों की जगह पाव भाजी बेचना शुरू कर दिया। पिंकी भी इस काम में उसकी पूरी मदद कर रही थी। अरे सुनीता, ये पाव भाजी बेचना कब से शुरू किया? बस आज से ही चाची। पता है चाची, मैंने पाव भाजी बिल्कुल वैसे ही बनाई है जैसे माँ बनाती थी। अरे वाह, भाभी के हाथ की पाव भाजी तो यहाँ सबको बड़ी याद आती है। ला, मैं भी खाकर देखूं, तेरे हाथों में भाभी वाला स्वाद है भी या नहीं। सुनीता फौरन एक प्लेट पाव भाजी लगाकर अपनी पड़ोसन सरला को दे देती है। सरला उसे खाते हुए कुछ नहीं कहती। फिर उसके बाद, कुछ तो कहो चाची, माँ जैसी बनी है या नहीं? रुक जा रुक जा, पहले खत्म तो कर लूं। भाई मजा आ गया। सच में सुनीता, तूने बिल्कुल भाभी जैसी पाव भाजी बनाई है। सालों पुराना स्वाद फिर से आ गया। वाह, तुझे तो ये काम पहले ही कर लेना चाहिए था। फालतू में वो सब्जी बेचने के चक्कर में पड़ी थी। चल, ऐसा कर, 4 5, तू ऐसा कर, पूरी 6 प्लेट पैक कर दे। घर में सबकी तबीयत खुश हो जाएगी तेरी पाव भाजी खाकर। सरला से अपनी पाव भाजी की इतनी तारीफ सुनकर सुनीता बहुत खुश हो जाती है और फटाफट उसे पाव भाजी पैक करके दे देती है। धीरे धीरे सुनीता के पास और भी ग्राहक आने लगे और सिर्फ 2 घंटों के अंदर ही सुनीता की सारी पाव भाजी बिक गई। माँ, ये तो कमाल हो गया। जब हम सब्जी बेचते थे तो हफ्ते भर में भी ठेला खाली नहीं होता था, और अब देखो, 2 घंटों में ही सब कुछ खत्म हो गया। हाँ पिंकी, ये सब मेरी माँ का कमाल है। चलो अंदर चलते हैं और कल के लिए तैयारियां करते हैं। सुनीता और पिंकी मिलकर पाव भाजी बनाने लगे और धीरे धीरे सारा गांव उनका ग्राहक बन गया। शाम होते ही उसके ठेले पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और कुछ ही घंटों में सब कुछ बिक जाता था। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब सुनीता को किसी बात की चिंता नहीं थी। सुनीता के ठेले की जगह अब गांव में एक बड़ी पाव भाजी की दुकान थी, जैसे कभी उसके माता पिता की हुआ करती थी। इतना सब होने के बाद भी सुनीता ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब वो वक्त के साथ अपनी पाव भाजी में कई बदलाव भी करने लगी थी, जिन्हें भी लोग खूब पसंद कर रहे थे। अरे वाह आंटी, आपकी भाजी में तो बिल्कुल पिज्जा जैसा स्वाद आ रहा है। ऐसा कैसे किया? ऐसा कैसे किया आपने? मैंने अपनी भाजी में चीज भी डाला है। पिछली बार तुमने कहा था ना कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद है, बस इसीलिए। अरे वाह आंटी,
मैं अभी जाके अपने सारे दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। वो सब भी आपकी पाव भाजी खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। इसी तरह सुनीता दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगी। यहाँ तक कि अब तो उसका इतना नाम हो गया था कि उसे शहर की पार्टियों के लिए भी ऑर्डर मिलने लगे थे। हाँ, ये ठीक है। तुम ऐसा करो, जाकर सारी सब्जियां उठा लाओ, तब तक मैं भाजी बनाना शुरू करती हूँ। अरे भाभी, आप कहाँ परेशान होगी? हम सब मिलकर कर लेंगे सब कुछ। आप आराम कीजिए। नहीं बिरजू भैया, बनाऊंगी तो मैं खुद ही, जैसे हमेशा मेरी माँ बनाती थी। आप मेरी मदद कर रहे हैं, यही काफी है। सुनीता शहर में हो रही एक बड़ी पार्टी के लिए पाव भाजी बना रही थी। उस पार्टी में सुरेश और कामिनी भी आए हुए थे। सुरेश ने जैसे ही सुनीता के हाथों की बनी पाव भाजी चखी तो वो उस स्वाद को तुरंत पहचान गया। राकेश, ये पाव भाजी किसने बनाई है? मुझे अभी मिलना है उससे। अरे बड़ी मशहूर कैटरर है, पास के ही गांव में रहती है, लेकिन फिर भी उसके ऑर्डर की बुकिंग बड़ी मुश्किल से मिलती है। अच्छा, फिर तो बंटी के बर्थडे के लिए अभी से इस कैटरर को बुक कर लेते हैं। जल्दी चलिए जी। सुरेश का दोस्त उसे और कामिनी को लेकर सुनीता के पास जाता है। वहां सुनीता को पाव भाजी बनाते देखकर सुरेश और कामिनी दोनों चौंक जाते हैं। सुनीता, मेरी बहन। तभी मैं सोचूं कि माँ के हाथों का स्वाद यहाँ किसके हाथों में आ गया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तुझे वहां गांव में बेसहारा छोड़कर आ गया। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। माँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। नहीं भैया, अगर मैं अकेली नहीं पढ़ती तो माँ का साथ मुझे कैसे मिलता। ये देखिए, ये माँ की डायरी है, मुझे माँ के संदूक से मिली। इसी के सहारे मैंने ये काम शुरू किया।